नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया देख रहे हैं आप। मुताबिश हुसैन और जया कौशिक हैं स्टूडियो में और शुरुआत हम पश्चिम बंगाल से करेंगे क्योंकि यहां पर जो ईडी की कार्रवाई है उसमें जो जांच आगे बढ़ रही है वो काफी चौंकाने वाली है। पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के दूसरे घर से 29 करोड़ रुपए और बरामद हुए हैं। ईडी ने बुधवार को कोलकाता में अर्पिता मुखर्जी के दूसरे घर में छापा मारा था, जहां पर ये बड़ी रकम जो है वो हाथ लगी है। तो इस बार की छापेमारी जो दूसरे घर पे छापा डला उसमें 29 करोड़ कैश मिला है, 5 किलो सोना बरामद हुआ है। इससे पहले भी अर्पिता मुखर्जी के घर पर जब छापे पड़े थे तो 21 करोड़ कैश मिला था। अब तक कुल मिलाकर अर्पिता मुखर्जी के घर से दोनों ही फ्लैटों को मिलाकर 50 करोड़ रुपए बरामद कैश हो चुके हैं। ईडी ने शिक्षक भर्ती घोटाले के मामले में मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी को गिरफ्तार किया था। और मुकेश सिंह सेंगर हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। मुकेश, यहाँ बेहद हैरान करने वाली ये तस्वीरें सामने आ रही है। पहले 21 करोड़ मिले, इस बार 29 करोड़। क्या कुछ इस ईडी की छापेमारी में मिला है? दोनों को ही गिरफ्तार किया जा चुका है पहले? देखिए, अर्पिता मुखर्जी ईडी की पूछताछ में पहले ही कह चुकी हैं कि पार्थ चटर्जी उनके घरों को मिनी बैंक की तरह इस्तेमाल करते थे और शायद यही वजह है कि जो पैसा मिल रहा है इतना पैसा किसी देश के छोटे मोटे बैंक में मिल जाएगा। तो लगातार उनके जो फ्लैट्स हैं वहां से ये पैसा बरामद हो रहा है। कल दोपहर के बाद ईडी ने अर्पिता मुखर्जी को साथ लेकर ईडी की टीम जो है उनके एक और फ्लैट में गई। ये फ्लैट लॉक था, इसका ताला तोड़ा गया और ताला तोड़ने के बाद जब ईडी की टीम अंदर दाखिल हुई तो देखकर हैरान रह गई क्योंकि एक पूरा कमरा पैसों से भरा हुआ था। ये सारे पैसे अलग अलग प्लास्टिक बैग में लपेट कर रखे गए थे और ईडी ने इस पैसे को गिनने के लिए जो बैंक के अधिकारी हैं उनको बुलाया। साथ में नोट काउंटिंग मशीन्स हैं, 5 से 6 नोट काउंटिंग मशीन्स वहां पर मंगाई गई। उसके बाद पैसे की गिनती शुरू हुई जो आज सुबह तक चली है। 18 घंटे की कुल रेड हुई। 18 घंटे की रेड के बाद जो पैसा गिना गया वो 29 करोड़ से ज्यादा है। हालांकि एग्जैक्ट अमाउंट क्या है ये ईडी शाम तक शायद बताए, लेकिन 29 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा मिला है। साथ में 5 किलो सोना वहां से बरामद हुआ है। बहुत सारी प्रॉपर्टीज के डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, सेल डीड्स मिली हैं, कुछ दस्तावेज बरामद हुए हैं। तो ये सारा सामान 18 घंटे की रेड में ईडी ने बरामद किया है। वहीं पर एक और फ्लैट था जिसकी तलाशी हुई, हालांकि वहां से कुछ नहीं मिला। तो अर्पिता मुखर्जी और पार्थ चटर्जी दोनों ही ईडी की कस्टडी में हैं और इनसे लगातार पूछताछ हो रही है। पूछताछ के बाद जैसे जैसे चीजें सामने आ रही हैं उसके आधार पर ईडी रेड करती जा रही है। हो सकता है कि आगे अभी कुछ जगहों पर और भी छापेमारी हो क्योंकि अर्पिता मुखर्जी लगातार जो है वो कस्टडी में है, उससे पूछताछ चल रही है। इससे पहले जो उनका फ्लैट था वहां से ईडी ने 21 करोड़ रुपए बरामद किए थे। 56 लाख की विदेशी करेंसी बरामद हुई थी और 76 लाख के गहने बरामद हुए थे। ये सारा सामान पहले बरामद हो चुका है। तो लगातार गहने, सोना, इसके अलावा जो करेंसी है और साथ में जो पैसे हैं वो लगातार मिलते जा रहे हैं और ईडी की जांच आगे बढ़ रही है। जो अर्पिता मुखर्जी हैं उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया है। उन्होंने साफ कहा है कि उनके घरों को पार्थ चटर्जी मिनी बैंक की तरह इस्तेमाल करते थे और सारा पैसा शिक्षा भर्ती घोटाले का है। साथ में जो उनके पास अभी मंत्रालय हैं कुछ पैसा वहां का भी है। इसके साथ में जो ट्रांसफर पोस्टिंग है उसका पैसा है। कई सारे डॉक्यूमेंट्स ईडी को बरामद हुए हैं जो कि शिक्षा भर्ती घोटाले से जुड़े हुए हैं। तो ईडी लगातार जांच कर रही है और जांच के बाद जिस तरह से बरामदगी हुई है उसको लेकर जो टीएमसी है वो बैकफुट पर है और बीजेपी लगातार हमलावर होती जा रही है। जी शुक्रिया मुकेश आपका सब जानकारी के लिए। तो जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है जो रकम मिल रही है वो काफी हैरान करने वाली है। 2 जगह से आप देखिए करीब 50 करोड़ रुपए तक जो है वो मिल चुके हैं अर्पिता मुखर्जी के ठिकानों से और मामले में अभी ईडी जो है इनसे पूछताछ कर रही है। और बात करते हैं अब राज्यसभा से सस्पेंड हुए विपक्ष के 20 सांसदों ने सरकार के खिलाफ 50 घंटे का धरना शुरू कर दिया। निलंबित सांसद संसद परिसर में गांधी जी की प्रतिमा के सामने धरना दे रहे हैं और बुधवार को पूरी रात निलंबित सांसद जो है ताबिश संसद परिसर में ही बैठे नजर आ रहे हैं। ये आज सुबह की तस्वीरें हैं।
बिल्कुल, एक तरफ जो है सरकार कोशिश कर रही है वहाँ पर के संसद में कार्रवाई जो है वो ठीक से हो, लेकिन उस तरफ विपक्ष जो है वो भी तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेर रहा है। और ये निलंबन जो हुआ था उसके खिलाफ अब ये धरना प्रदर्शन हो रहा है, जो कि लगातार जारी है। सांसदों के माफी मांगने पर ही निलंबन वापस होगा ये कहा गया, लेकिन इसको मानने को जो है वो विपक्षी सांसद तैयार नहीं है। राज्यसभा लोकसभा के अब तक 24 सांसद निलंबित किए जा चुके हैं। इनमें से 20 राज्यसभा के हैं और 4 लोकसभा के हैं। एक और मुद्दा है जिसको लेकर कांग्रेस काफी हमलावर है। सोनिया गांधी से ईडी ने कल 3 घंटे पूछताछ की है, जिसके विरोध में कांग्रेस नेताओं का प्रदर्शन है वो भी देखने को मिला। कल भी ये जारी रहा और पुलिस ने कल भी कई सांसदों को हिरासत में लिया। तो वहीं दूसरी तरफ हमने देखा कल जो संसद का सत्र चल रहा था, संसद के अंदर कल हंगामा देखने को मिला। विपक्ष महंगाई के मुद्दे पर चर्चा चाहता है और उसका आरोप है कि सरकार इससे बचना चाहती है। और इस तरह की खबर भी है कि आज एक ज्वाइंट प्रोटेस्ट जो है विपक्ष के तमाम लोग कर सकते हैं गांधी प्रतिमा के सामने, जो 24 निलंबित सांसद हैं उनके समर्थन में एकता दिखाने के लिए, और जीएसटी जो बढ़ाया गया उस मुद्दे पर। बहरहाल 24 सांसदों के हंगामे के चलते उनको सस्पेंड किया गया था। विजय चौक पर सोनिया गांधी के खिलाफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की कार्रवाई के विरोध में प्रदर्शन और नारेबाजी कर रहे कांग्रेस के करीब 40 सांसदों को बुधवार को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। मंगलवार को भी राहुल गांधी समेत 57 कांग्रेसी सांसदों को हिरासत में लिया गया था। पुलिस की चेतावनी थी कि यहाँ प्रदर्शन नहीं हो सकता, लेकिन इसके बावजूद आज कांग्रेस का प्रदर्शन हुआ है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने एक बार फिर से जो सांसद और कार्यकर्ता यहाँ पर हंगामा कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, उन्हें पुलिस ने डिटेन कर लिया है और एक एक करके 3 अलग अलग बसों में उन्हें यहाँ से हटाया जा रहा है। जब चर्चा हमें नहीं इजाज़त मिली तो हम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देना चाहते हैं, उसकी भी इजाज़त नहीं मिली और हमें पुलिस लाइन में जाकर पुलिस हिरासत में ले लिया गया। हर रोज की ये कहानी हो गई। अगर सांसदों का स्थान संसद सत्र में पुलिस लाइन में है और संसद में नहीं है तो नया संसद भवन क्यों बन रहा है? पुलिस लाइन बनवा दीजिए। सदन की कार्रवाई आज हंगामा मानसून सत्र के दौरान लोकसभा और राज्यसभा में लगातार 8वें दिन भी हुआ। श्री संजय सिंह इज सस्पेंडेड फॉर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द करंट वीक। बुधवार को आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को इस हफ्ते के बचे हुए दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया। इसके साथ ही अब तक 24 सांसद, 20 राज्यसभा के और 4 लोकसभा के निलंबित हो चुके हैं। इनमें से 7 तृणमूल कांग्रेस के हैं। तृणमूल कांग्रेस ने इसके विरोध में बुधवार 11 बजे से शुक्रवार 1 बजे तक 50 घंटे का रिले धरना प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया। रोज ये एक ही बात हो रहा है और हमारे कल 7 सांसद सस्पेंड हो गए फॉर द रेस्ट ऑफ द वीक और कांग्रेस के रेस्ट ऑफ द सेशन परसों ये सस्पेंड कर दिया। तो ये हमारे आवाज खाली बार रोका जा रहा है और जो मुद्दा जो अभी पूरा देश जो अभी महंगाई में ऐसा जल रहा है, हमको अनएबल टू डू एनीथिंग। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जारी टकराव थमने का नाम नहीं ले रहा है। दोनों के अपने अपने तर्क हैं, कोई भी पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं है। निलंबन के खिलाफ विरोध स्वरूप टीएमसी के सांसद 50 घंटे तक के धरने पर बैठ गए। जाहिर है कम से कम इस हफ्ते तो सदन में टकराव थमेगा नहीं। व्यवधान होता है जनता के बुनियादी मुद्दों पर चर्चा न करके सस्पेंशन करना, तानाशाही करना, विपक्ष के सांसदों को पकड़ के बाहर करना। ये है सदन की कार्रवाई को डिस्टर्ब करना और सदन में जनता के मुद्दों से भागना। ये काम कर रही है नोटिस फ्रॉम 7 people। उधर निलंबित सांसदों के निलंबन को वापस लेने की मांग पर राज्यसभा चेयरमैन वेंकैया नायडू ने विपक्षी सांसदों से साफ कह दिया उन्हें अपने कंडक्ट के लिए पहले खेद जताना होगा। मैं इतना ही पूछना चाहता हूं, अगर वो चाहते हैं तो हम लेने के लिए तैयार है, लेकिन ये गारंटी लेगा क्या वो फिर से वेल में नहीं आएंगे, फिर से प्ले कार्ड लेके नहीं आएंगे और प्ले कार्ड लाके स्पीकर से मुंह के सामने हम नहीं लगाएंगे, ये गारंटी लेने के लिए तैयार है क्या? लोकसभा और राज्यसभा से विपक्षी सांसदों के निलंबन,
महंगाई पर चर्चा और सोनिया गांधी के खिलाफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की कार्रवाई को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच संसद के अंदर और बाहर टकराव बढ़ता जा रहा है और ये टकराव इस हफ्ते खत्म होगा, इसके आसार फिलहाल दिखाई नहीं देते। संसद भवन से राजीव रंजन और कानन पात्रा के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। और अब खबर कर्नाटक से, जहां बीजेपी नेता प्रवीण नेतारू की हत्या के बाद राज्य में बसवराज बोम्मई सरकार के 1 साल पूरा होने के मौके पर होने वाले कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है। कल देर रात मुख्यमंत्री ने इसका ऐलान किया। बोम्मई ने यह भी कहा कि कार्यक्रम रद्द किए जा रहे हैं और इसके बदले वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इधर केंद्रीय मंत्री शोभा करांजले ने प्रवीण नेतारू की हत्या की जांच एनआईए से कराने की मांग की है। उन्होंने इसके लिए गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी है। साथ ही उन्होंने पीएफआई और एसडीपीआई जैसे संगठनों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की है। प्रवीण नेतारू की हत्या के मामले में पुलिस ने हत्यारों को पकड़ने के लिए 6 टीमें बनाई हैं और शक की बुनियाद पर 15 लोगों को हिरासत में लिया गया है। कर्नाटक में मैंगलोर के पास भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा। वहां बीजेपी युवा मोर्चा के एक नेता की मंगलवार को देर शाम हत्या कर दी गई थी और युवा नेता के अंतिम संस्कार के लिए जुलूस निकालने की मांग की गई, लेकिन प्रशासन ने जिस तरह का माहौल वहां पर बना हुआ है उसको देखते हुए मना कर दिया। पुलिस ने 6 टीमें गठित की और जो मुजरिमों की तलाश में और 1.5 दर्जन लोगों को शक की बुनियाद पर पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया गया। कड़े पुलिस बंदोबस्त के बीच 32 साल के प्रवीण नेतारू का अंतिम संस्कार किया गया। प्रवीण मंगलवार को जब दुकान बंद कर रहे थे तभी बाइक पर आए कुछ हमलावरों ने धारदार हथियार से उनकी हत्या कर दी। हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर बुधवार को मैंगलोर के करीब बेल्लारे में जब हालात बिगड़े तो पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। लोगों का गुस्सा सरकार के खिलाफ नहीं है। इस घटना को लेकर लोगों का नाराज होना जायज है। मैंने इस मामले की सघन जांच के आदेश दे दिए हैं। होम मिनिस्टर ने एसपी से बात कर सभी जरूरी दिशा निर्देश दे दिए हैं। इस हत्या के पीछे जो भी है उन्हें जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये इलाका केरल की सीमा के नजदीक है, इसलिए केरल में भी पड़ताल की जा रही है। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये जांच का विषय है। जल्द ही इस बारे में सब कुछ साफ हो जाएगा। हत्या को लेकर लोग इतने नाराज थे कि जब प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष नलिन कटिल संघ परिवार के कुछ नेताओं के साथ वहां पहुंचे तो गुस्साई भीड़ ने उनकी गाड़ी को पलटने की कोशिश की। पुलिस इस पहलू से भी जांच कर रही है कि कहीं बदले की भावना से बीजेपी युवा मोर्चा के नेता की हत्या तो नहीं की गई। हालांकि मसूद की हत्या में शामिल लगभग सभी आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। प्रवीण को कल रात हत्यारों ने मार दिया। आरोपियों को जल्द पकड़ने की हिदायत दी गई है। पुलिस की टीमें तलाश में जुटी हैं। लोगों को पुलिस पर भरोसा करना चाहिए कि वो जल्द से जल्द आरोपियों का सुराग लगा लेगी। प्रवीण एक मासूम नौजवान था। मेरी लोगों से अपील है कि शांति बनाए रखें। दक्षिण कन्नड़ा जिले यानी मैंगलोर और उसके आसपास के इलाकों में सांप्रदायिक हिंसा की खबरें अक्सर सुर्खियों में रहती हैं। इससे होने वाला सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कुछ पार्टियों के लिए वोटों में बदल जाता है, लेकिन उसका खामियाजा आम लोग भुगतते हैं। निहाल किदवाई की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे यूपी में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का इस्तीफा। पूरी खबर ब्रेक के बाद। और अब बात करते हैं स्वतंत्र देव सिंह की, जिन्होंने उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष पद से अपना इस्तीफा दे दिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर उनका 3 साल का कार्यकाल अब खत्म हो चुका है। उन्हें यूपी में दोबारा बीजेपी की सरकार बनने के बाद जल शक्ति मंत्री बनाया गया था। उत्तर प्रदेश बीजेपी के अगले अध्यक्ष की तलाश इसके बाद शुरू हो चुकी है और अगले हफ्ते नए अध्यक्ष का ऐलान यहां पर हो सकता है। किसी ऐसे दोषी जिनके पक्ष में नहीं खड़ी रहती है, जो पीड़ित परिवार है उसके पक्ष में खड़ी रहती है। और हमें देश में एक तरफ 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी करके 4 लाख करोड़ से ज्यादा की आय का लक्ष्य रखा गया है, तो दूसरी तरफ खुद सरकार के PSU BSNL के कर्मचारी तनख्वाह और पेंशन के लिए राजधानी में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं।
आपको बता दें कि बीएसएनएल की बदहाली की कहानी उन्हीं कर्मचारियों की जुबानी सुनते हैं हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला की इस रिपोर्ट में। नागालैंड से लेकर गुरुग्राम तक आए ये बीएसएनएल के इंजीनियर और कर्मचारी हैं। बीएसएनएल मुख्यालय के ठीक बगल में 4 दिन से चल रहे इस अनिश्चितकालीन धरने में अब तक बातचीत के लिए ना तो कोई मंत्री ना ही कोई नौकरशाह आया है। बगल में हमारे सीएमडी महोदय बैठते हैं, डायरेक्टर एचआर महोदय बनते हैं, दूसरे डायरेक्टर बनते हैं, दूसरे डायरेक्टर्स बैठते हैं, लेकिन आज तक किसी ने सुध लेने की कोशिश नहीं की कि हमारे 700 लोग यहाँ बैठे हुए हैं और दसियों हजार लोग पूरे देश भर में विक्षुब्ध होकर के अपने वर्क ऑफिस से बाहर हैं, लेकिन उनसे बात करने की जिम्मेवारी अभी तक इस मैनेजमेंट ने नहीं उठाई है। इसी धरने पर ऋचा यादव आई हैं। 2012 में बीएसएनएल ज्वाइन किया था। 9 साल बाद पहला प्रमोशन मिला, लेकिन बीएसएनएल ग्रेजुएट इंजीनियर्स और टेलीकॉम ऑफिसर्स एसोसिएशन के मुताबिक वेतन बढ़ने के बजाय तमाम लोगों के घट गए हैं और वक्त से प्रमोशन नहीं मिल रहा है। सर, हमारा पॉइंट यही है कि किसी भी डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय का सेटिस्फेक्शन बहुत मैटर करता है, और वो किस चीज से होता है, या तो हमारा पे स्केल अच्छा हो या हमारा टाइम बाउंड प्रमोशन हो, या दोनों ही चीजें मैनेजमेंट ने गड्ढे में कर रखी है। सर 10-12 साल के बाद मुझे पहला प्रमोशन मिला है 2021 में। 2010 में मैंने डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लिया था, तो ये कितना डिप्रेसिंग है, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। 2010 में ज्वाइन किया था, उस समय हमारी बेसिक बिफोर रिकमेंडेशन ऑफ पीआर थी 9,850 थी। उसके अकॉर्डिंग आज की डेट में हमें कम से कम 70 से 80,000 रुपए के आसपास मिलती सैलरी, अगर उस कैलकुलेशन पे जाते। उसके बाद पीआर से सेटल करने के नाम पर हम लोग साथ जो छलावा किया इस मैनेजमेंट ने, उन्होंने क्या किया कि हम लोगों को इवन पे फिक्स कर दिया, 16,400 बेसिक कर दी, और उसके अकॉर्डिंग आज मुझे 60,000 रुपए मिल रही है। डायरेक्टली वो जो कैलकुलेशन है उसके हिसाब से 20,000 रुपए का डायरेक्टली लॉस है, नेट लॉस है। बीएसएनएल काफी समय से आर्थिक नुकसान झेल रहा है। आज जब बड़ी टेलीकॉम कंपनियां 5G नीलामी में शामिल हो रही हैं, तब बीएसएनएल के पास 4G तकनीक तक नहीं है। 2016 में सभी ऑपरेटर ने 4G लागू किया था। आज 2022 लगभग 6 साल हो चुके हैं जहां पे 5G की नीलामी हो रही है। आज बीएसएनएल 4G लॉन्च नहीं करा, पब्लिक कैसे हमारे साथ जुड़ेगी? हालांकि बुधवार को सरकार ने बीएसएनएल के रिवाइवल पैकेज की घोषणा की है। कैबिनेट में बीएसएनएल भारत संचार निगम लिमिटेड के रिवाइवल के लिए 1,64,000 यानी 1,64,000 करोड़ का पैकेज अप्रूव हुआ है। बीएसएनएल के लिए पहला रिवाइवल पैकेज 2019 में हुआ था। आप सब जानते हैं 2019 के रिवाइवल के बाद में बीएसएनएल has become a stable organization. After the 2019 revival package, BSNL has become stable entity. करीब 19,000 करोड़ का इसका रेवेन्यू अभी है और करीब 18,000 करोड़ का इसका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। सरकार को बीएसएनएल पर भी ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि मुझे याद आता है बीएसएनएल एक ऐसा विभाग था जहां पर हम लोगों ने खुद लाइन में लगकर बीएसएनएल के सिम को हासिल किया था। तो आप सोचिए कि ऐसी कंपनी की ये दुर्गति हो गई है कि आज की तारीख में ना इनके एम्प्लॉय को पेंशन मिल रही है और ना ही प्रमोशन। दिल्ली से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद मध्य प्रदेश के सागर से खबर आप देखिएगा, जहां मध्य प्रदेश के सागर जिले से एक बड़ी लापरवाही, गंभीर लापरवाही सामने आई है। कोरोना की वैक्सीन लगाते हुए तमाम तरह के एहतियात बताए जाते हैं, किस तरह से आपको रहना है, किन बातों का ख्याल रखना है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए एक निजी स्कूल में बच्चों को कोरोना वैक्सीन देने में गंभीर लापरवाही बरती गई। सागर के जैन पब्लिक स्कूल में 30 बच्चों को एक ही सिरिंज से कोरोना वैक्सीन लगा दी गई। तो ये छोटी मोटी लापरवाही नहीं, बेहद गंभीर मामला है। एक ही सिरिंज से 30 बच्चों को कोरोना की वैक्सीन लगाना। बच्चों के माता पिता की शिकायत के बाद प्रभारी कलेक्टर ने सीएमओ और मेडिकल ऑफिसर को फौरन शिकायत की जांच कर कार्रवाई करने का आदेश दिया। इस मामले में जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर राकेश रोशन के खिलाफ विभागीय जांच की सिफारिश की गई है, जबकि वैक्सीन देने वाला शख्स ये कह रहा है कि उसे एक ही सिरिंज मिली थी और एक ही सिरिंज से वैक्सीन लगाने का आदेश मिला था। आपने कितने बच्चों को लगा दी एक सिरिंज से वैक्सीन?
30 बच्चों को एक सिरिंज से लगा दी। हमारे लिए एक ही सिरिंज दी गई। एक ही सिरिंज दी गई? हाँ। किसने दी है एक सिरिंज? जो गाड़ी में लेके आए थे हमारे लिए। आपको नहीं पता था कि एक सिरिंज से नहीं लगा सकते? हमारे लिए पता था, लेकिन हमने भैया से पूछा एक ही सिरिंज इस्तेमाल करना, उन्होंने कहा हाँ, तो उसमें हमारी क्या गलती, हमने कर दी एक सिरिंज इस्तेमाल। क्या नाम लिखते हैं आप? जितेंद्र राज। आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री मोदी 5 साल की बच्ची से जो बातचीत कर रहे हैं, वो काफी वायरल है वीडियो। दरअसल कल मध्य प्रदेश के बीजेपी सांसद अनिल फिरोजिया और उनके परिवार से संसद भवन में मुलाकात की। ये वो 5 साल की बच्ची है जिससे प्रधानमंत्री ने बातचीत की। पीएम मोदी खूब घुल मिल भी गए और उन्होंने 5 साल की अहाना से पूछा कि क्या वो उन्हें पहचानती हैं, तो इस पर क्या कुछ जवाब दिया यहाँ पर ताबिश, वो भी बताते हैं। बिल्कुल, वो बच्ची भी काफी खुश नजर आई उनसे बात करते हुए, और जब उन्होंने पूछा कि क्या आप मुझे जानती हैं, तो उस बच्ची ने कहा कि आप टीवी पर रोज आते हैं, और इस पर पीएम मोदी ने पूछा कि क्या उसे पता है कि वो क्या करते हैं। इस पर बच्ची ने जवाब दिया कि आप लोकसभा में नौकरी करते हैं। इसके बाद पीएम और सभी लोग वहां पर खिलखिलाकर हंसे और पीएम ने आहाना को चॉकलेट भी दी। के बाद आपका स्वागत है। बात करते हैं छत्तीसगढ़ में किसानों की लोक परंपरा संस्कृति से जुड़ा हरेली त्योहार पर्व इस वक्त बड़े ही उल्लास के साथ धूमधाम से मनाया जा रहा है। और आधुनिकता की दौड़ में हरेली पर्व का महत्व कम होता जा रहा था, लेकिन पिछले 3 साल से इस त्योहार को सरकार ने जीवंत करने की पूरी कोशिश की है। हरेली पर्व के मौके पर छत्तीसगढ़ सरकार गौमूत्र की खरीद करने जा रही है और पायलट प्रोजेक्ट के तहत गौमूत्र 4 रुपए लीटर पर खरीदा जाएगा। राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से बात की है हमारे संवाददाता जुल्फिकार अली ने। गोबर खरीदी के बाद छत्तीसगढ़ सरकार गौमूत्र खरीदने जा रही है। किस तरीके का ये मैकेनिज्म तैयार है और किस तरीके से छत्तीसगढ़ में किसानों के आय में बदलाव आएगा? हरेली छत्तीसगढ़ का पहला त्यौहार, और 2 साल पहले हरेली के दिन ही हम लोगों ने गोबर खरीदने का निर्णय लिया। गोधन न्याय योजना के माध्यम से गोबर खरीदी के साथ साथ वर्मी कंपोस्ट, गो कास्ट, दिया, गमला, ये सब बनाने के बाद लोगों का आय में वृद्धि हो। और अब ठीक 2 साल बाद हरेली के दिन ही हम गौमूत्र खरीदने जा रहे हैं। तो जहाँ वर्मी कंपोस्ट से जैविक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं, तो उसमें यदि पेस्टिसाइड की भी ज़रूरत पड़े तो गौमूत्र से बहुत अच्छे पेस्टिसाइड बनते हैं, और उसको प्रमाणिक तौर पे उसको बनाया जाएगा, उसको सर्टिफाइड किया जाएगा, और उसको जो किसान उसका उपयोग करना चाहते हैं उसे गौमूत्र से बनी हुई दवाइयों को उसका छिड़काव करने के लिए किसानों को उपलब्ध कराएंगे। क्या ये कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ ऑर्गेनिक स्टेट बनने की तरफ अग्रसर है? अभी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन हम लोग धीरे धीरे सही लेकिन मजबूत कदम उठा रहे हैं। किसी राज्य के पास या किसी प्राइवेट कंपनी के पास आप नहीं कह सकते कि उसके पास 20 लाख क्विंटल वर्मी कंपोस्ट है, या कोई ये नहीं कह सकता मेरे पास 75 लाख क्विंटल हमने गोबर खरीदा है। तो हमारी सरकार ने व्यवस्था की और वो उपलब्धि करा रहे हैं, बड़े पैमाने पर करा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा गाय को लेकर राजनीति करती रही। अब लेकिन गाय को सही मायने में अगर देखा जाए तो आपकी सरकार नीतियाँ बना रही है, तो ये क्या मुद्दे छीनने की कवायद है? नहीं, ये मुद्दे छीनने की बात नहीं है। एक समस्या है भारतीय जनता पार्टी की जो अनुसांगिक संगठन है, इन्होंने पूरे देश भर में खड़ा किया, चाहे बजरंग दल हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, और उन्होंने उसके कार्यकलापों के कारण से पूरे देश के अधिकांश मवेशी बाजार बंद हो गए। कोई मवेशी बेचता नहीं, कोई खरीदता नहीं। क्यों? क्योंकि वो पकड़ेंगे, पीटेंगे, थाने में FIR भी कराएंगे, पैसा भी लूटेंगे, और मॉब लिंचिंग भी कितनी जगह कितने लोगों की जाने चली गई। तो ये एक समस्या खड़ी कर दिया। उसके कारण से पूरा जो पशुधन जो किसी भी व्यक्ति के लिए एक मजबूत आधार स्तंभ होता था उसकी अर्थव्यवस्था के लिए, लेकिन इन लोगों के कारण से ये जो गाय है वो बोझ हो गया, और इस कारण से सड़कों पे घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं, खेत फसल बचाना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में समस्या का समाधान यही है कि यदि गोबर खरीद लें, इस समस्या का समाधान हो सकता है, और उस दिशा में हमने प्रयास किया और सफलता भी पाई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि गोबर के बाद गौमूत्र खरीदा जाएगा, जिससे किसानों की आय में वृद्धि होगी। और एक जो बहुत बड़ी समस्या बन गई थी कि जो आवारा पशु थे, लेकिन इस योजना के बाद वो अब आवारा नहीं रहेंगे, उनको किसान अपने पास रखेंगे। रायपुर से जुल्फिकार अली, NDTV इंडिया।
नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक और मेरे साथ हैं अदिति राजपूत। बात करते हैं मध्य प्रदेश के सागर जिले की, जहां से एक गंभीर मामला सामने आया है। बेहद बड़ी लापरवाही की खबर है। यहां पर एक निजी स्कूल में बच्चों को कोरोना वैक्सीन देने में ये लापरवाही बरती गई। दरअसल सागर के जैन पब्लिक स्कूल में 30 बच्चों को एक ही सीरिंज से कोरोना वैक्सीन लगा दी गई। बच्चों के माता पिता की शिकायत के बाद प्रभारी कलेक्टर ने सीएमओ और मेडिकल ऑफिसर को फौरन शिकायत की जांच कर कार्रवाई करने का आदेश दिया है। इस मामले में जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर राकेश रोशन के खिलाफ विभागीय जांच की सिफारिश की गई है, जबकि वैक्सीन देने वाला जो व्यक्ति है वो कह रहा है कि उसे एक ही सिरिंज से टीका लगाने को कहा गया और उसने वैसा ही किया जैसा उसे कहा गया। आपने कितने बच्चों को लगा दी एक सिरिंज से वैक्सीन? 30 बच्चों को एक सिरिंज से लगा दी। हमारे लिए एक ही सिरिंज दी गई। एक ही सिरिंज दी गई? किसने दी है एक सिरिंज? जो गाड़ी में लेके आए थे हमारे लिए। आपको नहीं पता था कि एक सिरिंज से नहीं लगा सकते? हमारे लिए पता था, लेकिन हमने भैया से पूछा एक ही सिरिंज इस्तेमाल करना, उन्होंने कहा हाँ, तो उसमें हमारी क्या गलती, हमने कर दी एक सिरिंज इस्तेमाल। क्या नाम लिखते हैं आप? जितेंद्र राज। और मध्य प्रदेश में हमारे रेजिडेंट एडिटर अनुराग द्वारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, ये सब जानते हैं कि ये बहुत ही खतरनाक है कि एक ही सुई से आप इतने सारे बच्चों को टीका लगा दें। कैसे हुआ ये? क्योंकि जिस शख्स ने टीका लगाया है वो ये कह रहा है कि उसने बताया था और उसे ऐसा ही करने को कहा गया। बिल्कुल अदिति, अपने आप में बेहद चौंकाने वाला मामला है, क्योंकि जब देश में टीकाकरण की शुरुआत हुई थी, कोरोना वैक्सीन को जब आया, और तो उसमें जो निर्देश है वो साफ है कि आप एक ही सिरिंज का प्रयोग एक बार वैक्सीन लगाने में करेंगे। ये स्वास्थ्य मंत्रालय से लेकर WHO सबके जो दिशा निर्देश है वैक्सीन लगाने में वो यही कहते हैं। ऐसे में ये मामला अपने आप में बेहद चौंकाने वाला है, क्योंकि आप सोचिए, हम सभी के बच्चे, हमारे आपके बच्चे स्कूलों में जाते हैं और वहाँ पर हमारा कोई नियंत्रण इस मायने में नहीं रहता कि हमको लगता है कि स्कूल वाले इस चीज़ को देख रहे होंगे, क्योंकि बाहर जब हम किसी अस्पताल में या कहीं और वैक्सीन लगवाते हैं तो हम खुद देखते हैं कि वो सिरिंज बदल रहे हैं नहीं। तो यहाँ तो एक मामला सामने आया है, चूंकि एक अभिभावक जिनकी बिटिया 9वीं में पढ़ती थी जैन पब्लिक स्कूल में, उन्होंने देख लिया और जब हंगामा मचा तो फिर जो वहाँ के प्रभारी कलेक्टर हैं उन्होंने फटाफट इस मामले में जांच के आदेश दिए। वहाँ पर जाके बयान दर्ज किए गए। ये जो वैक्सीनेटर थे जितेंद्र रविवार, इनका फ़ोन स्विच ऑफ था। तो दो तरह की लापरवाही है। एक तो बताया ये जा रहा है कि ये खुद अभी छात्र हैं और इसके बावजूद इनको ये जिम्मा दिया गया, और ये खुद कह रहे हैं कि इनको सिर्फ एक सिरिंज दी गई थी और कहा गया था कि एक सिरिंज से सारी वैक्सीन लगा दो। तो एक तो ये प्रशासनिक लापरवाही है। दूसरी, जैन पब्लिक स्कूल जहाँ पर ये टीकाकरण का अभियान चल रहा था, क्या वहाँ स्कूल के शिक्षकों का या स्कूल प्रशासन का कोई दायित्व नहीं था कि इस बारे में पूरी तरह से सब कुछ सुनिश्चित करें? तो फिलहाल जो वैक्सीनेटर हैं उनके खिलाफ तो एक FIR दर्ज कर दी गई है और जो जिला टीकाकरण अधिकारी हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। लेकिन इस मामले में और जो जिम्मेदार लोग हैं, चाहे वो स्कूल प्रबंधन हो, स्कूल प्रशासन हो, शिक्षक हो या फिर और स्वास्थ्य विभाग से जुड़े और अधिकारी हैं, उन पर क्या कार्रवाई होगी? और सबसे बड़ी बात, क्या पूरे देश भर में इस तरह जहां पर स्कूलों में वैक्सीन लगाई जा रही है, कहीं प्रशासन, सरकार देखेगा कि इस तरह की गलती न हुई हो और आगे कभी इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो? अदिति, बिल्कुल, ये फिर से पुनरावृत्ति ना हो, रिपीट ना हो ये गलती, और किस तरह की लापरवाही कहीं और तो नहीं हो रही, क्योंकि ये मामला तो मीडिया में आया और उजागर हो गया, लेकिन बेहद इस तरह की लापरवाही होनी नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चों के साथ ये खिलवाड़ हुआ है। उनके स्वास्थ्य को लेकर काफी चिंताएं भी अब जाहिर सी बातें पैदा होती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग द्वारी इस पूरी जानकारी के लिए आपका। आगे बढ़ते हैं। मंकी पॉक्स के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार ने अब इसकी वैक्सीन को लेकर चिंतन मंथन शुरू कर दिया है, और अब तक स्मॉल पॉक्स का जो वैक्सीन है वो तो है, पर मंकी पॉक्स का नहीं है। लिहाजा जरूरत पड़ने पर वैक्सीन उपलब्ध हो, इसकी चिंता सरकार अब कर रही है। बिल्कुल, इसको लेकर सरकार वैक्सीन निर्माता कंपनियों के संपर्क में भी है। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने कहा कि राज्यों को गाइडलाइन जारी की गई है। इस पर देखते हैं हमारे सहयोगी परिमल कुमार की रिपोर्ट। देश में मंकी पॉक्स के फिलहाल 4 ही मरीज हैं, लेकिन संदिग्धों की संख्या भी बढ़ रही है। दिल्ली के लोकनायक अस्पताल में मंगलवार रात मंकी पॉक्स के लक्षणों के साथ एक और मरीज भर्ती हुआ। सैंपल भेजा गया है, परिणाम का इंतजार है।
इसमें ऑलरेडी प्रेस नोट चला गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट से राज्यों को निर्देशित किया गया है और सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रेस रिपोर्ट रिलीज भी चला गया है। क्या वैक्सीनेशन को लेकर शुरू करेंगे मैम? उधर नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने कहा है कि हम देख रहे हैं कि क्या मंकी पॉक्स की वैक्सीन डेवलप की जा सकती है। इसके लिए हम वैक्सीन निर्माता कंपनियों के साथ बातचीत कर रहे हैं। अगर मंकी पॉक्स वैक्सीन को डेवलप करने की जरूरत पड़ती है तो हमारे पास वैक्सीन बनाने की मजबूत क्षमता है। WHO has been supporting member countries in the region to assess the risk for monkeypox and strengthen their capacities to prepare and respond to the evolving। WHO सदस्य देशों की मदद कर रहा है, मंकीपॉक्स के खतरे का आकलन कर रहे हैं और उससे निपटने के लिए तैयारियों को मजबूत कर रहे हैं। हम सर्विलेंस केस, इन्वेस्टिगेशन और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के बारे में जानकारी साझा कर रहे हैं। नवजात शिशुओं, बच्चों, कम इम्यूनिटी वाले लोग, हेल्थ वर्कर्स भी लंबे समय तक मरीज के संपर्क में रहने के कारण जोखिम में पड़ सकते हैं। Health workers are also at higher risk due to longer virus exposure. उधर सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक NIV पुणे ने मंकीपॉक्स के वायरस को आइसोलेट कर लिया है और इस आइसोलेटेड वायरस को वैक्सीन बनाने वाली कंपनी को भेजा गया है ताकि मंकीपॉक्स की वैक्सीन डेवलप की जा सके। बीमारी पुरानी जरूर है पर देश के लिए नहीं। असर फिलहाल कम जरूर है पर संक्रमण की शुरुआत ऐसे ही होती है, लिहाजा हल्के में लेना, भारी न पड़ जाए, इसको लेकर अब एहतियाती तैयारी है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया। आगे बढ़ते हैं और आपको लिए चलते हैं गुजरात, जहां जहरीली शराब से मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। अब तक करीब 42 लोगों की मौत हो चुकी है, 60 से ज्यादा लोग अभी तक अस्पताल में हैं। वहीं पुलिस का कहना है कि ये जहरीली शराब नहीं बल्कि केमिकल पीने का मामला है। पुलिस का कहना है कि जांच चल रही है। उन्होंने घर घर जाकर ये पता करने की कोशिश की है कि कहीं और लोग तो बीमार नहीं है। पुलिस साफ कह रही है कि ये जहरीली शराब से जुड़ा मामला नहीं बल्कि केमिकल ट्रेजेडी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सौरभ, पहले ये शराब की बात सामने आती है तो वहां पर सवाल ये उठता है कि गुजरात तो ड्राई स्टेट है और सौरभ 42 लोगों की जान जा चुकी है, कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। ऐसे में जिम्मेदारी तय करना यहाँ पर बेहद जरूरी है। क्या कुछ खबर निकल कर आ रही है? देखिए, बिल्कुल अदिति, अभी इसको केमिकल ट्रेजेडी का नाम दिया जा रहा है, जबकि है ये जहरीली शराब का ही मामला, जिसमें जो आरोपी उन्होंने अब तक पकड़े हैं उनसे जो पूछताछ की है उसमें निकल करके आया था ये लोग पहले भी जो है देसी शराब बेचते थे और इस बार भी उन्होंने क्या किया कि पानी में ही केमिकल मिला दिया, मिथाइल अल्कोहल, जिसमें अगर जो देसी शराब बनाते हैं उसमें इसको कम मात्रा में डालते हैं, पर इसमें पानी में वो मिला दिया, जिसको पी करके ये 42 लोगों की मौत हो गई है। और अभी भी जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक 104 लोग अभी भी गुजरात के 3 जिलों अहमदाबाद, बोटाद और भावनगर में भर्ती हैं और जिसमें से कुछ की हालत गंभीर है। तो ये जो डेथ टोल है 42 का वो बढ़ भी सकता है। तो ये और जो मरे हैं उनमें से मरने वालों में कुछ महिलाएं भी शामिल हैं। अब जब ये सारे सवाल उठने लग गए कि गुजरात ड्राई स्टेट है और गुजरात ड्राई स्टेट में अगर इस तरीके से शराब बन रही है पुलिस के नीचे, तो ऐसा तो है नहीं कि पुलिस को नहीं पता, क्योंकि जो शुरुआती जानकारी मिली है कि जिन लोगों को पकड़ा है अभी तक 15 लोगों को, वो कई सालों से ये काम कर रहे थे, इन गाँव में देसी शराब बेच रहे थे बना करके। तो उसमें पुलिस का भी इन्वॉल्वमेंट हुआ। तो आनंद फानन में एक विशेष जांच दल गठित कर दिया गया है गुजरात सरकार की तरफ से, जिसको एक IPS अधिकारी हेड कर रहे हैं और उनसे बोला गया है कि वो 1 हफ्ते में अपनी रिपोर्ट दाखिल करें। पहली जो प्राइमरी रिपोर्ट है, प्राथमिक रिपोर्ट है, वो 3 दिन में और पूरी रिपोर्ट 7 दिन में। तो ये अभी फिलहाल इन्होंने किया है, आदेश दिए हैं। जी, तो इस पूरे मामले की अब जांच चल रही है। गुजरात ड्राई स्टेट होते हुए भी यहाँ पर इस तरह की खबर निकल कर आई है कि जहरीली शराब पीने से 42 लोगों की जान चली गई और हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला बता रहे 104 लोग अभी अस्पताल में भर्ती है, कुछ की हालत नाजुक भी बताई जा रही है। पश्चिम बंगाल की बात करते हैं, जहां पर ममता बनर्जी के मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के दूसरे घर से 29 करोड़ रुपए और बरामद हुए। ईडी ने बुधवार को कोलकाता में अर्पिता मुखर्जी के दूसरे घर में छापा मारा था, जिसमें 29 करोड़ कैश और 5 किलो सोना बरामद हुआ।
दो हजार रुपए की और 500 के नोट की गड्डियां आप देख पा रहे हैं। तो दोनों ही फ्लैटों से कुल मिलाकर 50 करोड़ से ज्यादा की कैश की बरामदगी अब तक हो चुकी है। कुल मिलाकर ये देखने को मिला है कि यहाँ पर सोना भी बरामद हुआ है, काफी सारी चीजें मिली है, कुछ दस्तावेज भी मिले हैं। ईडी ने शिक्षक भर्ती घोटाले के मामले में मंत्री पार्थ चैटर्जी और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी को गिरफ्तार किया था। देखिए, अर्पिता मुखर्जी ईडी की पूछताछ में पहले ही कह चुकी हैं कि पार्थ चैटर्जी उनके घरों को मिनी बैंक की तरह इस्तेमाल करते थे और शायद यही वजह है कि जो पैसा मिल रहा है, इतना पैसा किसी देश के छोटे मोटे बैंक में मिल जाएगा। तो लगातार उनके जो फ्लैट्स हैं वहां से ये पैसा बरामद हो रहा है। कल दोपहर के बाद ईडी ने अर्पिता मुखर्जी को साथ लेकर ईडी की टीम जो है उनके एक और फ्लैट में गई। ये फ्लैट लॉक था, इसका ताला तोड़ा गया और ताला तोड़ने के बाद जब ईडी की टीम अंदर दाखिल हुई तो देखकर हैरान रह गई, क्योंकि ये पूरा कमरा पैसों से भरा हुआ था। ये सारे पैसे अलग अलग प्लास्टिक बैग में लपेट कर रखे गए थे और ईडी ने इस पैसे को गिनने के लिए जो बैंक के अधिकारी हैं उनको बुलाया। साथ में नोट काउंटिंग मशीन्स हैं, 5 से 6 नोट काउंटिंग मशीन्स वहां पर मंगाई गई। उसके बाद पैसे की गिनती शुरू हुई, जो आज सुबह तक चली है। 18 घंटे की कुल रेड हुई। 18 घंटे की रेड के बाद जो पैसा गिना गया वो 29 करोड़ से ज्यादा है। हालांकि एग्जैक्ट अमाउंट क्या है ये ईडी शाम तक शायद बताए, लेकिन 29 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा मिला है। साथ में 5 किलो सोना वहां से बरामद हुआ है। बहुत सारी प्रॉपर्टीज के डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, सेल डीड्स मिली हैं, कुछ दस्तावेज बरामद हुए हैं। तो ये सारा सामान 18 घंटे की रेड में ईडी ने बरामद किया है। वहीं पर एक और फ्लैट था जिसकी तलाशी हुई, हालांकि वहां से कुछ नहीं मिला। तो अर्पिता मुखर्जी और पार्थ चैटर्जी दोनों ही ईडी की कस्टडी में हैं और इनसे लगातार पूछताछ हो रही है। पूछताछ के बाद जैसे जैसे चीजें सामने आ रही हैं उसके आधार पर ईडी रेड करती जा रही है। हो सकता है कि आगे अभी कुछ जगहों पर और भी छापेमारी हो, क्योंकि अर्पिता मुखर्जी लगातार जो है वो कस्टडी में है, उससे पूछताछ चल रही है। इससे पहले जो उनका फ्लैट था वहां से ईडी ने 21 करोड़ रुपए बरामद किए थे। 56 लाख की विदेशी करेंसी बरामद हुई थी और 76 लाख के गहने बरामद हुए थे। ये सारा सामान पहले बरामद हो चुका है। तो लगातार गहने, सोना, इसके अलावा जो करेंसी है और साथ में जो पैसे हैं वो लगातार मिलते जा रहे हैं और ईडी की जांच आगे बढ़ रही है। जो अर्पिता मुखर्जी हैं उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया है। उन्होंने साफ कहा है कि उनके घरों को पार्थ चैटर्जी मिनी बैंक की तरह इस्तेमाल करते थे और सारा पैसा शिक्षा भर्ती घोटाले का है। साथ में जो उनके पास अभी मंत्रालय हैं कुछ पैसा वहां का भी है। इसके साथ में जो ट्रांसफर पोस्टिंग है उसका पैसा है। कई सारे डॉक्यूमेंट्स ईडी को बरामद हुए हैं जो कि शिक्षा भर्ती घोटाले से जुड़े हुए हैं। तो ईडी लगातार जांच कर रही है और जांच के बाद जिस तरह से बरामदगी हुई है उसको लेकर जो टीएमसी है वो बैकफुट पर है और बीजेपी लगातार हमलावर होती जा रही है। और अब बात करते हैं सस्पेंडेड जो सांसद हैं उनके धरना प्रदर्शन की। राज्यसभा से सस्पेंड हुए विपक्ष के 20 सांसदों ने सरकार के खिलाफ 50 घंटे का धरना शुरू कर दिया। कल रात से ही ये धरना शुरू हो चुका है। कल रात की तस्वीरें आप देखिए, संसद परिसर में ही ये तमाम सांसद बैठे हैं। निलंबित सांसद गांधी जी की प्रतिमा के सामने धरना दे रहे हैं और बुधवार को पूरी रात निलंबित सांसद संसद परिसर में ही बैठे रहे। और ये आज सुबह की तस्वीरें हैं, तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से रात उन्होंने गुजारी है। राज्यसभा के सभापति ने निलंबित सांसदों के मुद्दे पर यह कहा है कि सांसदों के माफी मांगने पर ही निलंबन वापस होगा। राज्यसभा और लोकसभा के अब तक 24 सांसद निलंबित किए जा चुके हैं और इनमें से 20 राज्यसभा के हैं और 4 लोकसभा के। संजय जी सो रहे हैं। सोनिया गांधी से ईडी ने कल 3 घंटे पूछताछ की, जिसके विरोध में कांग्रेस नेताओं का प्रदर्शन कल भी जारी रहा और पुलिस ने कल भी कई सांसदों को हिरासत में लिया। वहीं संसद के अंदर भी जया हंगामा देखने को मिला है। बिल्कुल, विपक्ष जो है महंगाई के मुद्दे पर चर्चा चाहता है। जीएसटी कुछ चीजों पर बढ़ा दिया गया है, उस पर चर्चा चाहता है और उसका ये आरोप है कि सरकार इन तमाम मुद्दों से बचना चाहती है। अब तक लोकसभा और राज्यसभा के कुल 24 सांसदों को हंगामे के चलते सस्पेंड किया जा चुका है। विजय चौक पर सोनिया गांधी के खिलाफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की कार्रवाई के विरोध में प्रदर्शन और नारेबाजी कर रहे कांग्रेस के करीब 40 सांसदों को बुधवार को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। मंगलवार को भी राहुल गांधी समेत 57 कांग्रेसी सांसदों को
हिरासत में लिया गया था। पुलिस की चेतावनी थी कि यहाँ प्रदर्शन नहीं हो सकता, लेकिन इसके बावजूद आज कांग्रेस का प्रदर्शन हुआ है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने एक बार फिर से जो सांसद और कार्यकर्ता यहाँ पर हंगामा कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, उन्हें पुलिस ने डिटेन कर लिया है और एक एक करके 3 अलग अलग बसों में उन्हें यहाँ से हटाया जा रहा है। जब चर्चा हमें नहीं इजाज़त मिली तो हम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देना चाहते हैं, उसकी भी इजाज़त नहीं मिली और हमें पुलिस लाइन में जाकर पुलिस हिरासत में ले लिया गया। हर रोज की ये कहानी हो गई। अगर सांसदों का स्थान संसद सत्र में पुलिस लाइन में है और संसद में नहीं है तो नया संसद भवन क्यों बन रहा है? पुलिस लाइन बनवा दीजिए। सदन की कार्रवाई आज हंगामा मानसून सत्र के दौरान लोकसभा और राज्यसभा में लगातार 8वें दिन भी हुआ। श्री संजय सिंह इज सस्पेंडेड फॉर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द करंट वीक। बुधवार को आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को इस हफ्ते के बचे हुए दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया। इसके साथ ही अब तक 24 सांसद, 20 राज्यसभा के और 4 लोकसभा के निलंबित हो चुके हैं। इनमें से 7 तृणमूल कांग्रेस के हैं। तृणमूल कांग्रेस ने इसके विरोध में बुधवार 11 बजे से शुक्रवार 1 बजे तक 50 घंटे का रिले धरना प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया। रोज ये एक ही बात हो रहा है और हमारे कल 7 सांसद सस्पेंड हो गए फॉर द रेस्ट ऑफ द वीक और कांग्रेस के तो रेस्ट ऑफ द सेशन परसों ये सस्पेंड कर दिया। तो ये हमारे आवाज खाली बार रोका जा रहा है और जो मुद्दा जो अभी पूरा देश जो अभी महंगाई में ऐसा जल रहा है, हमको अनएबल टू डू एनीथिंग। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जारी टकराव थमने का नाम नहीं ले रहा है। दोनों के अपने अपने तर्क हैं, कोई भी पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं है। निलंबन के खिलाफ विरोध स्वरूप टीएमसी के सांसद 50 घंटे तक के धरने पर बैठ गए। जाहिर है कम से कम इस हफ्ते तो सदन में टकराव थमेगा नहीं। व्यवधान होता है जनता के बुनियादी मुद्दों पर चर्चा न करके सस्पेंशन करना, तानाशाही करना, विपक्ष के सांसदों को पकड़ के बाहर करना। ये है सदन की कार्रवाई को डिस्टर्ब करना और सदन में जनता के मुद्दों से भागना, ये काम कर रही है। नोटिस फ्रॉम 7 people। उधर निलंबित सांसदों के निलंबन को वापस लेने की मांग पर राज्यसभा चेयरमैन वेंकैया नायडू ने विपक्षी सांसदों से साफ कह दिया, उन्हें अपने कंडक्ट के लिए पहले खेद जताना होगा। मैं इतना ही पूछना चाहता हूं, अगर वो चाहते हैं तो हम लेने के लिए तैयार है, लेकिन ये गारंटी लेगा क्या वो फिर से वेल में नहीं आएंगे, फिर से प्ले कार्ड लेके नहीं आएंगे और प्ले कार्ड लाके स्पीकर से मुंह के सामने हम नहीं लगाएंगे, ये गारंटी लेने के लिए तैयार है क्या? लोकसभा और राज्यसभा से विपक्षी सांसदों के निलंबन, महंगाई पर चर्चा और सोनिया गांधी के खिलाफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की कार्रवाई को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच संसद के अंदर और बाहर टकराव बढ़ता जा रहा है और ये टकराव इस हफ्ते खत्म होगा, इसके आसार फिलहाल दिखाई नहीं देते। संसद भवन से राजीव रंजन और करण पात्रा के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। देश में एक तरफ 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी करके 4 लाख करोड़ से ज्यादा की आय का लक्ष्य रखा गया है, वहीं दूसरी तरफ खुद सरकार के PSU, BSNL के कर्मचारी तनख्वाह और पेंशन के लिए राजधानी में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से BSNL के कर्मचारी BSNL की बदहाली की कहानी सुनते हैं उन कर्मचारियों की जुबानी। नागालैंड से लेकर गुरुग्राम तक आए ये BSNL के इंजीनियर और कर्मचारी हैं। BSNL मुख्यालय के ठीक बगल में 4 दिन से चल रहे इस अनिश्चितकालीन धरने में अब तक बातचीत के लिए ना तो कोई मंत्री ना ही कोई नौकरशाह आया है। बगल में हमारे CMD महोदय बैठते हैं, डायरेक्टर HR महोदय बनते हैं, दूसरे डायरेक्टर बनते हैं, दूसरे डायरेक्टर्स बैठते हैं, लेकिन आज तक किसी ने सुध लेने की कोशिश नहीं की कि हमारे 700 लोग यहाँ बैठे हुए हैं और 10,000 लोग पूरे देश भर में विक्षुब्ध होकर के अपने वर्क ऑफिस से बाहर हैं, लेकिन उनसे बात करने की जिम्मेवारी अभी तक इस मैनेजमेंट ने नहीं उठाई है। इसी धरने पर ऋचा यादव आई हैं। 2012 में BSNL ज्वाइन किया था। 9 साल बाद पहला प्रमोशन मिला।
लेकिन बीएसएनएल ग्रेजुएट इंजीनियर्स और टेलीकॉम ऑफिसर्स एसोसिएशन के मुताबिक वेतन बढ़ने के बजाय तमाम लोगों के घट गए हैं और वक्त से प्रमोशन नहीं मिल रहा है। सर, हमारा पॉइंट यही है कि किसी भी डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय का सेटिस्फेक्शन बहुत मैटर करता है, और वो किस चीज से होता है, या तो हमारा पे स्केल अच्छा हो या हमारा टाइम बाउंड प्रमोशन हो, या दोनों ही चीजें मैनेजमेंट ने गड्ढे में कर रखी है। सर 10-12 साल के बाद मुझे पहला प्रमोशन मिला है 2021 में। 2010 में मैंने डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लिया था, तो ये कितना डिप्रेसिंग है, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। 2010 में ज्वाइन किया था, उस समय हमारी बेसिक बिफोर रिकमेंडेशन ऑफ पीआरसी 9,850 थी। उसके अकॉर्डिंग आज की डेट में हमें कम से कम 70 से 80,000 रुपए के आसपास मिलती सैलरी, अगर उस कैलकुलेशन पे जाते। उसके बाद पीआरसी सेटल करने के नाम पर हम लोग साथ जो छलावा किया इस मैनेजमेंट ने, उन्होंने क्या किया कि हम लोगों को इवन पे फिक्स कर दिया, 16,400 बेसिक कर दी, और उसके अकॉर्डिंग आज मुझे 60,000 रुपए मिल रही है। डायरेक्टली वो जो कैलकुलेशन है उसके हिसाब से 20,000 रुपए का डायरेक्टली लॉस है, नेट लॉस है। बीएसएनएल काफी समय से आर्थिक नुकसान झेल रहा है। आज जब बड़ी टेलीकॉम कंपनियां 5G नीलामी में शामिल हो रही हैं, तब बीएसएनएल के पास 4G तकनीक तक नहीं है। 2016 में सभी ऑपरेटर ने 4G लागू किया था। आज 2022 लगभग 6 साल हो चुके हैं जहां पे 5G की नीलामी हो रही है। आज बीएसएनएल 4G लॉन्च नहीं करा, पब्लिक कैसे हमारे साथ जुड़ेगी? हालांकि बुधवार को सरकार ने बीएसएनएल के रिवाइवल पैकेज की घोषणा की है। कैबिनेट में बीएसएनएल भारत संचार निगम लिमिटेड के रिवाइवल के लिए 1,64,000 यानी 1,64,000 करोड़ का पैकेज अप्रूव हुआ है। बीएसएनएल के लिए पहला रिवाइवल पैकेज 2019 में हुआ था। आप सब जानते हैं 2019 के रिवाइवल के बाद में बीएसएनएल has become a stable organization. After the 2019 revival package, BSNL has become stable entity. करीब 19,000 करोड़ का इसका रेवेन्यू अभी है और करीब 18,000 करोड़ का इसका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। सरकार को बीएसएनएल पर भी ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि मुझे याद आता है बीएसएनएल एक ऐसा विभाग था जहां पर हम लोगों ने खुद लाइन में लगकर बीएसएनएल के सिम को हासिल किया था। तो आप सोचिए कि ऐसी कंपनी की ये दुर्गति हो गई है कि आज की तारीख में ना इनके एम्प्लॉय को पेंशन मिल रही है और ना ही प्रमोशन। दिल्ली से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और अब वक्त हो चला आपको टॉप 5 खबरें बताने का। आपको करना यह है कि एनडीटीवी इंडिया के यूट्यूब चैनल पर जाना है, पोल का हिस्सा बनना है, बताना है किन खबरों को चैनल पर आप पूरा दिन विस्तार से देखना चाहते हैं। पहली खबर, मंत्री पार्थ चैटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के दूसरे घर से मिले 29 करोड़ रुपए। दूसरी खबर, संसद परिसर में पूरी रात चला निलंबित सांसदों का धरना। तीसरी खबर, मिथुन चक्रवर्ती का दावा, बंगाल में फिर खेला होबे। चौथी खबर, मध्य प्रदेश से जहां 30 बच्चों को एक ही सुई से लगाई गई कोरोना वैक्सीन। पांचवी और आखिरी खबर, स्पाइस जेट की 50% उड़ानों पर रोक।